नमः संस्कृताय। जय माता दी। बच्चों, आइए आप सबका संस्कृत पाठशाला चैनल पर हार्दिक स्वागत है। बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमने व्यंजन संधि पूर्ण कर दी। व्यंजन संधि पूर्ण कर दी। अब आपको विसर्ग संधि पढ़ना है। बच्चों, क्या पढ़ना है? विसर्ग संधि। आपने प्रारंभ में पढ़ा था संधियों के भेद। संधियों के भेद में आपको हमने बताया था संधि 3 प्रकार की होती हैं: स्वर, व्यंजन और विसर्ग। तो स्वर हमारा पूर्ण हो गया, व्यंजन हमारा पूर्ण हो गया। अब हम विसर्ग संधि का ध्यान देंगे। विसर्ग संधि के अंतर्गत आए हुए सभी भेदों का ज्ञान कराएंगे। बच्चों, विसर्ग संधि किसे कहते हैं? आपने स्वर संधि में पढ़ा था, जब स्वर का स्वर में मेल हो उसे स्वर संधि कहा जाता है। व्यंजन संधि में आपने पढ़ा था, जब व्यंजन का स्वर और व्यंजन में मेल हो तो उसे हम व्यंजन संधि कहते हैं। मतलब यदि इधर व्यंजन है, इधर भी व्यंजन है तो भी संधि हो जाएगी। इधर व्यंजन है, इधर स्वर है तो भी संधि हो जाएगी। इधर स्वर है, इधर व्यंजन है तो भी संधि हो जाएगी। तो जैसे कि आपने अभी तक व्यंजन संधि के अंतर्गत आपने पढ़ा कुल 7 भेद। कितने भेद पढ़े बच्चों? 7 भेद। 7वें भेद में हमने आपको कौन सी संधि पढ़ाई थी? पर सवर्ण संधि। कौन सी? पर सवर्ण संधि। इस संधि का सूत्र क्या था बच्चों? अनुस्वारस्य यही पर सवर्णः। यह प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले वर्णों पर क्या हो जाएगा? पर रूप से बन जाएगी संधि। बच्चों, विसर्ग संधि में क्या होता है? विसर्ग संधि किसे कहते हैं? इसकी परिभाषा होगी, जब विसर्ग का स्वर में या व्यंजन में, जब विसर्ग का स्वर वर्ण में या व्यंजन वर्ण में मेल होता है और विसर्ग में परिवर्तन हो जाता है। उसमें स्वर में परिवर्तन, इसमें व्यंजन में परिवर्तन। तो विसर्ग संधि में विसर्ग का परिवर्तन हो जाता है, उसे बच्चों क्या कहते हैं? विसर्ग संधि कहते हैं। अब विसर्ग कभी कई रूपों पर विसर्ग देखा जाएगा। जैसे आपने कई रूपों पर व्यंजन संधि में व्यंजन देखी। कैसे? कई रूप थे उसके। कहीं तीसरा वर्ण होना है तो कहीं पहला वर्ण होना है, कहीं सकार मूर्धन्य होना है, कहीं तालु होना है, कहीं दंती सा होना है, कहीं टकार होना है, कहीं तकार का चकार होना है। तो इस तरह से आपने व्यंजन का व्यंजन में देख लिया सब। और उसके बाद में अनुस्वार भी देखा, अनुस्वार होता है। तो अब बच्चों, विसर्ग के भी कई रूप आपको देखने को मिलेंगे। कभी विसर्ग सा बनता है, कभी रा बनता है, कभी रा का विसर्ग होता है, कभी विसर्गों का रा होता है, कभी विसर्गों का रा होने के बाद दीर्घ होता है। तो ये बच्चों, विसर्ग में जब कोई अंतर हो उसे विसर्ग संधि कहते हैं। स्वर में अंतर हो तो वहाँ स्वर संधि कहते हैं। स्वर का अंतर मतलब जब आ से आ मिला तो दीर्घ आ बना, जब आ से ई मिली तो गुण संधि हुई, ए बना। जब आ से उ मिला तो ओ बना, जब आ से ओ मिला तो आओ बना। ये इसमें किसमें हुआ था? वृद्धि में। तो ये वृद्धि गुण, ई का जब या हुआ तो यड़, फिर ए का आय 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 आ हुआ तो एचो आय आवा, फिर अवग्रह हुआ तो पूर्व रूप, फिर ए और ओ का वही रूप धारण कर लेने पर, उपसर्ग आने पर रूप, इत्यादि इत्यादि संधियाँ आपने सबने प्रकृति भाव में उसी तरह से बना रहता है। किसका? ईत उत ऐत का, ईदूद एत द्विवचनम प्रज्ञयम। ये सब आपके थे स्वर संधि के भेद। अब व्यंजन संधि के भेद हो गए, स्वर संधि के भेद हो गए। अब आप विसर्ग संधि में पढ़ेंगे। पहला विसर्ग संधि का जो भेद होता है उसे हम कहते हैं सत्व संधि। क्या कहते हैं? सत्व संधि। संधि का नाम सत्व संधि। किसके अंतर्गत आता है? विसर्ग संधि के अंतर्गत आता है। कौन सा भेद है? पहला भेद है। सत्व संधि का सूत्र क्या होता है? विसर्जनीयस्य सः।
क्या होता है बच्चों? विसर्जनीय से सह, विसर्गों का सा होना, विसर्गों का सा होना। हमने बताया था ना, कभी कभी ये विसर्ग सा के रूप में दिखाई देगा, कभी कभी विसर्ग रा के रूप में दिखाई देगा, कभी कभी रा को विसर्ग करना पड़ेगा। तो बच्चों इसको सत्व संधि कहते हैं, इसमें विसर्ग का सा होता है। अब किस स्थिति में होता है आप यह समझ लीजिए, जब खर प्रत्याहार, विसर्ग के बाद खर प्रत्याहार आ जाए प्रथम वर्ग या तो द्वितीय वर्ग में, तो वहाँ पर क्या होता है? विसर्ग का सा हो जाता है। जैसे आप उदाहरण देखेंगे तो समझ जाएंगे। जैसे आपने देखा रामः चलति, क्या है? रामः चलति। अब ये आप कैसे करेंगे? रामस्य चलति कैसे करेंगे? विसर्ग का सा, यहाँ पर विसर्गों का जो स दिख रहा है, ये कौन सी संधि हो गई? विसर्जनीय से सह, सत्व संधि हो गई। कैसे हो गई? जो ये हमारा च वर्ण है, ये किस प्रत्याहार का है? खर प्रत्याहार का। खर प्रत्याहार आपको मालूम है, खफ छठते चट तव, खर खफ छठते चट तव कपय सससर हर। तो सससर वाला रा, तीनों सा के बाद जो रा आता है, यहाँ तक तो प्रथम और द्वितीय वर्ण। खर प्रत्याहार का मतलब प्रथम वर्ण और द्वितीय वर्ण जब आपको दिखेंगे विसर्ग के बाद, वहाँ पर विसर्गों का सा हो जाता है। इतनी बात समझ में आ गई बच्चों? अब विसर्ग कब बनेगा? पद में ही विसर्ग बनेगा। अगर आप ऐसे लिख दें रामः चलति, आपने लिख दिया राम चलति, तो ये आपका रूप शब्द नहीं हुआ, ये आपका पद नहीं हुआ, ये तो एक ऐसे शब्द हो गया, पद नहीं हो पाया। पद बनने के लिए इसमें प्रत्यय जोड़ना पड़ेगा। जब वो प्रत्यय जुड़ेगा, उसके कई रूप हैं, कई सूत्र हैं, कई पूरा रामः पद के लिए, सिर्फ रामः पद बनाने के लिए इसमें 10 सूत्र लगते हैं, और इसके बाद में ये रामः पद बन पाता है। बीच बीच में कई सूत्रों का विलोप होता है, लोप होता है, तब वो जाकर रामः शब्द बना। जब ये रामः शब्द बन जाता है, रामः गच्छति, रामः चलति, रामः पठति, रामः धावति, इस तरह से शब्द जब बनेंगे तब वो पद कहलाएगा। और ये पद जब बन गया, पद के आगे हम यहाँ पर अगर देखेंगे, प्रथम और द्वितीय वर्ण है, मतलब काखा, चाचा, टाठा, तथा, पाफा, इतने शब्दों के आने पर इस विसर्ग का सा हो जाता है। बस बच्चों आपको इस सूत्र के अनुसार सिर्फ इतना ही करना है। इसके बाद में हम आपसे पूछेंगे, अब आपकी बारी आएगी। अब देखिए आप यहाँ पर क्या बन गया? रामः चलति। तो ये विसर्ग है, विसर्गों का सा होना किस सूत्र से होना? सत्व संधि से होना, विसर्जनीय सूत्र से सा हो गया, विसर्ग का सा। तो सा हो गया, तो इसको आप कैसे लिखेंगे? रामस, और ये पूरा शब्द उतर आएगा चलति। अब रामस चलति, अब इसको आप, इसमें कौन सा सूत्र लगेगा आप बता सकते हैं, आपको पढ़ाया गया है। यदि आपने ध्यान नहीं दिया या पिछली वाली वीडियोज़ नहीं देखी तो प्लीज़ उनको पहले देख लीजिए। वो पहले यदि उनका ज्ञान हो गया तो फिर आगे आने वाला ज्ञान सूक्ष्म लगेगा। यदि आप यही नहीं समझ पाएंगे, अब यदि आप खर नहीं जानेंगे कि खर क्या है, खर हमारा क्या है? प्रत्याहार है। आप खर नहीं जानेंगे, आप ये नहीं जानेंगे कि रामस्य चलति में क्या होगा, तो आप फिर आगे की आने वाली संधियों में आपको फिर कठिनाई नज़र आएगी। कठिनाई होती नहीं है यदि आप का बनाना सीख गए। मान लो यदि आपको छोटे क्लासों में कमल लिखाया गया और आपने कमल लिख लिया, आप समझ गए कि कमल इस तरह से लिखा जाता है। फिर आपको यदि कलम बोला गया तो आप तुरंत लिख लें कलम, और कमल और कलम में कितना फ़र्क है
ये आप अच्छे से जानते होंगे। हमारा मतलब है सूक्ष्म तरीके से कि छोटे शब्दों को लेकर बड़ी बात कह देना, अर्थात जिस प्रकार से छोटे बच्चे को कमल और कलम में अंतर कर पाना असंभव होता है, लिख पाना, एक तरीके के शब्द बना पाना दिक्कत आती है उनको, कैसे कौन सा वर्ड पहले आएगा, उसी तरह से आपको इनमें दिक्कत आएगी। यदि आपने पहले वो वीडियोज़ देखी हैं या वो आपको समझ में आ गया है, आपको पहले से भी आता है, तो फिर यहाँ पर कुछ भी कठिन नहीं है, आपको सब सरल लगेगा। अब आप यहाँ पर देख लीजिए, रामस चलति, इसमें कौन सी संधि होगी? रामस प्लस चलति। आप इसमें देखेंगे, आप स्क्रीन में भी देख पा रहे होंगे कि रामस चलत के नीचे हमने क्या लिखा है? सा। तो ये सा के स्थान पर सा हो जाना अर्थात स्तुत संधि हो गई, सकार हमारा सकार में बदल जाता है, तो यहाँ पर आ जाता है रामस चलति। अब इसको हम एक साथ लिखेंगे तो यह हलंत हटाकर आधा सा बनाकर लिख देंगे रामस चलति। आपका मेन रूप बनेगा रामस चलति, लेकिन शुद्ध रूप क्या होगा? रामः चलति। यदि आपको स्तुत संधि के अंतर्गत पूछेगा तो रामस चलति ऐसा आएगा। यदि आपको विसर्ग संधि के अंतर्गत पूछेगा तो रामः चलति ऐसा आएगा। और यदि रामः चलति केवल ऐसे आ जाए रामस चलति, इसका विच्छेद कीजिए, तो यदि आपको मालूम है गहराई से तो आप विच्छेद रामः चलति ही करेंगे, क्योंकि प्रथम रूप इसका रामः चलति आता है, फिर रामः से रामस बनता है, तब यहाँ रामस स्तुत संधि आ जाती। स्तुत संधि हमारी व्यंजन संधि हो गई। तो यदि व्यंजन संधि के अंतर्गत पूछा जाएगा तो स्तुत संधि, और उसी में विसर्ग वाला नियम लगाकर हम विसर्जनीय सा विसर्गों का सा कर देते हैं, तो विसर्ग संधि लग जाती है। तो रामः चलत इस तरह से बन जाता है। अब देखिए, विसर्ग और खा वर्ण में विसर्ग का सा होना। यदि विसर्ग के बाद चाछा हो सा में सा, और यदि विसर्ग है तो टा ठा डा से सा बदल में जाता है। समझ गए ना? आपको उदाहरण से आप ज़्यादा समझिए। निश्चलम, देखो निश्चलम आया तो चार छा दूसरा वर्ण आया ना, तो यहाँ पर विसर्जनीय सा से सा हो गया, फिर तो स्तुना स्तु से सा हो गया। धनुष टंकारः, अब देखिए इसमें स्तुत संधि लगी, इसमें जो है स्तुत संधि लगी नियमानुसार, और धनुष टंकार में स्तुत संधि लगी। कौन सी संधि लगी? स्तुत संधि, चूंकि टावर्ण आता है ना, धनु धन टंकार, तो टावर्ण आने के वजह से हम यहाँ पर क्या करेंगे? सकार को सकार में बदल देंगे, तो धनुष टंकार इस तरह का शब्द बन जाएगा। बच्चों, इन उदाहरणों को आप ज़्यादा से ज़्यादा हल करें। यदि आप इन उदाहरणों को हल करेंगे तो आपको पूर्ण तरीके से समझ में आ जाएगा। और ऐसा नहीं कि सिर्फ एक बार यह नियम फॉलो करें, आप यह नियम कई बार फॉलो कर सकते हैं, आपको समझ में आ जाएगा तो आप ज़रूर कर पाएंगे। जैसे है निश्चय, निह प्लस चया, तो निह के स्थान में सा के स्थान में स्तो स्तुना स्तु। रामः टीकते, तो रामः की जगह में सा, विसर्ग के स्थान पर सा और सा का सा होकर रामस टीकते। अधिकांशतः पेपर में पूछे जाने वाले शब्द रहते हैं। अधिकांशतः यह शब्द विसर्ग संधि के अंतर्गत आने के कारण और व्यंजन संधि भी होने के कारण बच्चे कंफ्यूज भी हो जाते हैं। तो ऐसे शब्दों को, ऐसे उदाहरणों को आप अपने प्रैक्टिस में अवश्य लाएं। जैसे आप बोलते हैं नमः ते, नमस्ते, नमः ते, अब ये विसर्ग का सा हो गया तो क्या बन जाएगा? नमस्ते। यदि आपका कोई ऐसा वर्ण नहीं है तो आप आगे संधि कर ही नहीं सकते। अब जैसे इसमें हरिस्त्राता, तो हरि विसर्गों का सा हो गया तो हरिस्त्राता बन गया, हरिस्त्राता। समझ गए? कोई इतना कठिन नहीं है जो आप ना कर पाएँ। कश्चित, अब कश्चित में देखिए आप विसर्गों का सा से स्तो स्तुना स्तु लग गया। इतस्ततः, इतस्ततः कई बार आता है ये, इतस्ततः, इतः ततः, और विसर्गों का सा इतस्ततः। अब जैसे आप ट्रिक पूछा करते हैं ना, तो जहाँ पर ये वाला सा दिखे वहाँ पर विसर्ग जरूर आएगा,
और जहाँ पर विसर्ग होगा वहाँ पर ये सा आ जाएगा, विसर्गों का सा होना। बालः तिष्ठति, बालस तिष्ठति। अब दूसरी संधि है बच्चों रुत्व संधि। कौन सी संधि है? रुत्व संधि। रुत्व संधि विसर्गों का रू हो जाए। विसर्गों का, अभी तक विसर्गों को आपने किस रूप में देखा? सा के रूप में। अब विसर्गों को किस रूप में देखेंगे? रू के रूप में। विसर्ग का रू हो जाना, इसका सूत्र होता है सस जुसो रुह। क्या होता है बच्चों? सस जुसो रुह। पदांत सा एवं सजुस के सा को रूह आदेश हो जाता है। पदांत सा अर्थात पद के अंत में जो सा होगा उसका रू आदेश हो जाएगा। किस स्थिति में हो जाएगा वो बच्चों आप देखिए, निर्धनम। आपने देखा निर्धनम, तो निर है निस, इसका शुद्ध रूप होगा निह प्लस धनम। क्या होगा बच्चों? निह प्लस धनम। फिर इस निह का क्या हो जाएगा? निस। आपने विसर्ग संधि पढ़ी ही है, विसर्गों का सा होना, तो यहाँ पर विसर्ग का सा हो जाएगा और आ जाएगा निस धनम। फिर निस जब धनम हो गया तो सा विसर्गों का रा होना और रा करके निर्धनम, इस तरह का रूप बन जाएगा। इसी प्रकार से बच्चों पितुराज्ञा, पितुरिच्छा, भानुरुदेति इत्यादि शब्द भी इसी प्रकार बनेंगे। इसी प्रकार बच्चों निर्दयः, मात्रादेशः, मुनिर्गच्छति। निषधनदयः, निर्दयः, सा का रा होना रुत्व संधि में, सा का रुत्व होना, रू के ऊ का लोप हो जाता है और क्या बन जाता, शेष बचता है रा। इस रा को हम क्या कर देते हैं? सा के स्थान पर रा आदेश कर देते हैं, तो निर्दयः। फिर मात्रस धन आदेशः, तो मात्रस देशः। फिर मुनिस धन गच्छति, तो मुनिर्गच्छति। इस प्रकार के सब रूप बन जाएंगे। इसी प्रकार से बच्चों अब अगली संधि के लिए बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा। तो बच्चों आपने दो संधि पढ़ी, विसर्गों का सा होना। आपने क्या क्या पढ़ा बच्चों? विसर्गों का सा होना, फिर विसर्गों का सा होने के बाद विसर्गों का रा होना, विसर्गों का रा होना। अब विसर्ग से जब सा आएगा तो सा का आप, सा को आप रा करेंगे। किस सूत्र से? सस जुसोरुह। इसका सूत्र होता है बच्चों सस जुसोरुह, अर्थात सा का, सजुस के सा का और सस के सा के स्थान पर रू आदेश हो जाता है। समझ गए बच्चों? और उसका विसर्ग का सा किस सूत्र से होता था? विसर्जनीयस्य सा, विसर्जनीयस्य सह, विसर्गों का सा हो जाता है। तो बच्चों अब आपके लिए इतना ही। आज बहुत ही अच्छे से विसर्ग संधि पढ़ें। आपने पढ़ लिया कि विसर्ग संधि किसे कहते हैं। जब विसर्गों का, विसर्ग का व्यंजन से या फिर स्वर से मेल होने पर विसर्गों में जो परिवर्तन हो उसे विसर्ग संधि कहते हैं। विसर्ग का सा होता है विसर्जनीय सह सूत्र से, जिसको हम सत्व संधि कहते हैं। और विसर्गों का रा होता है, रू होता है रुत्व संधि से, जिसे हम सस जुसोरुह सूत्र से जानते हैं। तो बच्चों आप इन दोनों संधियों का अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, उदाहरण को ज़्यादा से ज़्यादा हल कीजिए और उदाहरण में आए हुए जितने भी सूत्र लग पाएँ, आप ध्यान दे पाएँ शब्दों को, उतने सभी सूत्रों को लगाकर संधियाँ हल करें। बच्चों आज के लिए इतना ही। यदि आपको हमारी बात अच्छी लग रही हो, हमारा वीडियो अच्छा लग रहा हो, हमारे द्वारा दिए गए ज्ञान को आपसे कुछ लाभ प्राप्त हो रहा हो, तो प्लीज़ आपका क्या जा रहा है, एक लाइक कर देना। लाइक करना मत ही भूलें। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, जिससे आपके दोस्त भी उसका लाभ उठा सकें। बच्चों आज के लिए इतना ही। नमः संस्कृताय। जय माता दी। जय हिंद, जय भारत। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।